हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए जिन लोगों ने हमारी लास्ट लेक्चर देखी होगी, लेक्चर 7, तो लेक्चर 7 में आप लोगों को मिला होगा बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशनल फार्मूला हम लोगों ने लेक्चर 7 में कंप्लीट की थी। आपको याद होगा, अगर आप लोगों ने लेक्चर 7 देखा होगा तो लेक्चर 7 में आप लोगों ने देखा होगा कि स्ट्रेस से लेकर हम लोगों ने फाइनली एंगुलर वेव नंबर तक समथिंग लाइक दिस, यहाँ तक हम लोगों ने डायमेंशनल फार्मूला कंप्लीट किया था। जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो काइंडली आप लोग लेक्चर 7 देख लीजिए। आज की लेक्चर में स्पेशल क्या है, तो आज की लेक्चर हमारी लेक्चर 8 है और ये डायमेंशनल फार्मूले का पार्ट 3 है। ये हमारा पार्ट 3 लेक्चर है आज डायमेंशनल फार्मूले का। तो आज की डायमेंशनल फार्मूले में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म टॉपिक से मैग्नेटिज्म टॉपिक से जिन जिन फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में हम लोगों को सीखना है, क्लास 12 में जिन जिन फिज़िकल क्वांटिटीज़ का जिक्र आएगा, हम लोग सारी डायमेंशनल फार्मूला आज की क्लास में, आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा। लेक्चर थोड़ी सी लंबी हो सकती है, जैसा कि पिछली लेक्चर 1 घंटे 40 मिनट की गई थी, तो उमूमन 1.5 घंटे के आसपास की ये लेक्चर हो सकती है। थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन कम से कम लेक्चर में ही अगर सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं तो ये अच्छी बात होती है ना हमारे लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो आप देखिए, हम लोगों ने फिज़िकल क्वांटिटीज़ में बेसिक फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो एसआई ने डिफ़ाइन किया था वो हमारे पास 7 थे। याद है ना सभी लोगों को कि हमारे पास 7 बेसिक फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, ये सभी लोग जानते हैं। तो उसी बेसिक फिज़िकल क्वांटिटीज़ में एक मेंबर हमारा इलेक्ट्रिक करंट भी है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करूँगा तो इलेक्ट्रिक करंट तो एक फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ हो गई। हाँ, तो एसआई जो है वो हमारा, एसआई में इलेक्ट्रिक करंट एक बेसिक फिज़िकल क्वांटिटीज़ हो जाता है। अगर हम लोग करंट की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा, एसआई में आपने सीखा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट होती है, ये यूनिट हम लोग एम्पियर में दिखाते हैं। चलिए एम्पियर लिख देते हैं और यहाँ पर कैपिटल ए यूज़ किया गया। और अगर मैं यहाँ पर डायमेंशन की बात करूँगा तो इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशनल फार्मूले के लिए भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल लेटर ए का यूज़ करते हैं। तो सो सिंपल इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशनल फार्मूला हम लोगों को मिल गई। नेक्स्ट देखिएगा क्या है हमारे पास, चलिए ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज। ये सारी चीज़ें 10th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत हम लोगों को नहीं है। हम लोग 10th में भी पढ़े हुए हैं। तो फिलहाल तो अभी 2-4 पॉइंट वैसी क्वांटिटीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे जो हम लोगों ने 10th में पढ़ रखा है। चलिए चार्ज की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको पता है, अगर मैं करंट डिफाइन करता हूँ तो इलेक्ट्रिक करंट, तो करंट इज़ इक्वल टू फार्मूला 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। ये हमारा होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम को ही ना इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। करंट को आपने आई सिंबल से दिखाया होगा, चार्ज को क्यू से दिखाया होगा, टाइम को टी से दिखाया होगा। अगर मैं यहाँ से लिखूँगा तो क्यू अपॉन टी इज़ इक्वल टू आई आ जाएगा। इट मीन्स अगर मैं चार्ज लिखता हूँ तो चार्ज इज़ इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, आई टी लिखा जा सकता है। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए चार्ज का फॉर्मूला आ गया। आप चार्ज से रिलेटेड जानते हैं, अगर मैं यूनिट की बात करता हूँ तो चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम, है ना। और डायमेंशन की अगर बात करूँगा तो इक्वेशन 1 से आप वापस आ सकते हैं, तो यहाँ से हम लोगों को डायमेंशन मिल जाएगा, चार्ज की डायमेंशनल फार्मूला। तो आप ज़रा ध्यान दीजिए, डायमेंशन में आप क्या लिखिएगा बताइए, तो करंट आई की डायमेंशनल फार्मूला क्या होती है, ए, और टाइम की डायमेंशनल फार्मूला क्या होती है, टी। तो इस तरह से अगर हम लोगों को चार्ज की डायमेंशनल फार्मूले की बात होगी तो चार्ज की डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगी, एटी। डेट्स इट्स, ये हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज की डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगी, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए, आराम से हम लोग समझ सकते हैं। फिर अगर मैं चार्ज की बात करूँगा तो आपको पता है कि नेचर ऑफ चार्ज से रिलेटेड अगर मैं बात करता हूँ, नेचर ऑफ चार्ज, है ना, तो सभी लोग जानते हैं कि चार्ज हमारा नेचर में 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर लीजिएगा तो प्रोटॉन की चार्ज आपकी पॉजिटिव चार्ज है। फिर एक चार्ज हमारा नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि आपका एक कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, एक बहुत ही काम की चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। जैसे मान लिया जाए कि एक टर्म ही मैं लिख रहा हूँ, ओके, पहले टर्म लिख देता हूँ फिर आगे बात करूँगा। मैंने
देखिए मैंने यहाँ पर एक टर्म लिख दिया है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। तो ये डाइपोल क्या है, मान लीजिए कि आप एक ऐसा सिस्टम लीजिए, यहाँ पर मैं एक सिस्टम ले रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है ना। इस सिस्टम में दो चार्ज हैं, माइनस क्यू चार्ज आप ले लीजिए, प्लस क्यू चार्ज ले लीजिए। माइनस क्यू प्लस क्यू कहने का मतलब है कि सिस्टम जो है ना ये टू इक्वल एंड ऑपोजिट नेचर का चार्जेस है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट नेचर का चार्ज है यहाँ पर। तो सिस्टम में ऐसा हो रहा है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट नेचर के चार्ज की हमारी ये सिस्टम है। तो ऐसे कंडीशन में इस सिस्टम, ये सिस्टम जो है ना हमारी, ये सिस्टम ही डाइपोल कहलाएगी, जिसे आप इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चार्ज की सिस्टम है हमारे पास, है ना। डाइपोल में दो इक्वल चार्ज हैं और ऑपोजिट नेचर के हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ये 10 कूलम चार्ज है तो अगली चार्ज प्लस 10 कूलम होगी, इक्वल होनी चाहिए, अनइक्वल नहीं होना चाहिए। इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना है ना। तो ऐसी सिस्टम आपकी डाइपोल कहलाती है। अब अगर मैं डाइपोल की बात करूँगा तो डाइपोल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम लोग डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ से लेंथ ऑफ डाइपोल की बात करता हूँ, तो जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को लेंथ ऑफ डाइपोल लिखना है, तो इस डाइपोल की लेंथ को हम लोगों ने एल से दिखा दिया, ओके। अब यहाँ पर तो ये डाइपोल, इस सिस्टम का नाम डाइपोल है और इस सिस्टम की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसकी मेज़रमेंट हम लोग किस में करते हैं, डाइपोल मोमेंट के टर्म में करते हैं। डाइपोल मोमेंट को हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं। और ये पी क्या होता है, तो डाइपोल बनाने वाली चार्ज, तो डाइपोल को कौन चार्ज बना रहा है, क्यू ही चार्ज ना बना रहा है। एक तरफ माइनस है एक तरफ प्लस है तो क्यू चार्ज ही है ना। मान लो यहाँ पर मैंने -10 कूलम लिखा था, यहाँ पर ये मैंने +10 कूलम लिखा था, वैल्यू तो दोनों चार्ज का 10 ही है ना हमारा। तो इसीलिए जो चार्ज की वैल्यू है ना, उसी वैल्यू को हम लोगों को यहाँ पर सेट कर देना है और कुछ खास हम लोगों को नहीं करना है। तो यहाँ से हमारा Q हो गया और Q को आपको मल्टीप्लाई करना होगा L से, लेंथ से। तो ये सिस्टम आपका क्या बन गया, डाइपोल मोमेंट बन गया, ओके। अब अगर डाइपोल मोमेंट की आप यूनिट की बात कीजिएगा तो बता दीजिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो इसकी SI यूनिट कूलम मीटर हो जाएगी। और रही बात डायमेंशन की, तो डायमेंशन के नज़रिए से देखिए तो डाइपोल मोमेंट की डायमेंशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, चार्ज है ना। अभी आपने चार्ज की डायमेंशन यहाँ लाई है, आप देख सकते हैं चार्ज की डायमेंशन 80 है। ग्रीन वाला रिजल्ट आप देख लीजिए, यहाँ पर 80 दिख रहा है ना। तो चार्ज की डायमेंशन को आप 80 लिख सकते हैं और लेंथ की डायमेंशन को आप L लिख सकते हैं। इस तरह से अगर हम लोग डाइपोल मोमेंट की डायमेंशन की बात करेंगे तो आप इसको ALT भी लिख सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आपको लिखने का मन है, अगर आप ALT ना लिखकर LAT भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है। अगर आप TAL भी लिखिएगा तो भी कोई परेशानी नहीं है, बात वही चीज़ हो जाती है हमारी, है ना। तो आप ये डाइपोल मोमेंट का डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट भी समझ लिया। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आएगा, ज़रा देखते हैं उसको, है ना। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारा है परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ मीडियम। देखिए परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ मीडियम को समझने के लिए जो है ना हम लोगों को कूलम्स लॉ थोड़ा सा समझना होगा। तो देखिएगा कूलम्स लॉ क्या होता है ना। तो अगर हम लोग कूलम्स लॉ करते हैं तो कूलम्स लॉ हमारा क्या होगा, हम लोग उसे समझ रहे हैं थोड़े देर के लिए। तो यहाँ से कूलम्स लॉ पर आते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए। तो कूलम्स लॉ दो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर दो पॉइंट चार्ज ले लीजिए आप, Q1 और Q2 ले लीजिए, है ना। और ये दोनों चार्जेस कितने डिस्टेंस पर हैं, तो मान लीजिए कि ये दोनों चार्जेस R डिस्टेंस पर हैं। तो आप जानते हैं कि अगर ये दोनों चार्जेस सेम नेचर के होंगे, हम लोग 7th 8th क्लास में जानते हैं, सेम नेचर कहने का मतलब या तो दोनों चार्ज पॉजिटिव हो या दोनों चार्ज नेगेटिव हो। तो दो चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स आ जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा। और अगर ये दोनों चार्जेस ऑपोजिट नेचर के हो गए, तो जब नेचर ऑपोजिट हो गया तो ऐसे कंडीशन में कौन सा फोर्स डेवलप हो जाएगा, तो हम सभी लोगों को मालूम है ऐसे कंडीशन में अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा, है ना। तो अभी इन दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन का एक्सप्रेशन क्या होता है, इसका इक्वेशन क्या होता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो यही हमारा कूलम्स लॉ है। तो कूलम्स लॉ ये कहता है ना कि अगर इस फोर्स के बारे में बात करते हैं तो ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 × Q2 के, और ये फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। जब आप इन दोनों प्रोपोर्शनैलिटी को मिलाइएगा और एक साथ लिखिएगा
तो एक साथ लिखने पर ये क्या मिलते हैं, Q1 इंटू Q2/r²। और आपको 9th और 10th क्लास में सिखाया गया था कि जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है, और यहाँ पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आती है वो 1/4πε आता है। Q1 Q2/r² हम लोग लिखते हैं। तो देखिए यही हमारा कूलम्स लॉ आ जाएगा, ये किसी मीडियम में आ जाएगा कूलम्स लॉ हम लोगों ने जो यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो अब ज़रा ध्यान देना, ये एप्साइलन, ये जो साइन है ना, ये साइन हमारा क्या पढ़ा जाएगा, एप्साइलन पढ़ा जाएगा। और इस एप्साइलन को कहते हैं परमिटिविटी कांस्टेंट, परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ गिवन मीडियम, गिवन मीडियम, ये हमारा एप्साइलन हो जाएगा, परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ गिवन मीडियम। ओके, मीडियम। ओके, यहाँ से लिख दिया हम लोगों ने एप्साइलन के बारे में। अब ये परमिटिविटी कांस्टेंट क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर किसी भी मीडियम में हम लोगों ने चार्ज को रख दिया, वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, वो मीडियम आपका एयर हो सकता है, ये मीडियम हमारा वाटर हो सकता है, ये मीडियम हमारा ग्लिसरीन हो सकता है, ये मीडियम हमारा वैक्स हो सकता है, एंड सो ऑन, अलग अलग मीडियम्स हो सकते हैं। ठीक है ना, हर एक मीडियम की इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को एक कांस्टेंट के टर्म में दिखाया जाता है, और उसी कांस्टेंट को हम लोग परमिटिविटी कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। ये ध्यान देना है, हर एक मीडियम की इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को एक कांस्टेंट में दिखाएंगे और उस कांस्टेंट को परमिटिविटी कांस्टेंट के टर्म में दिखाया जाएगा। और परमिटिविटी कांस्टेंट के बारे में ज़्यादा डिटेल जो बातचीत आपकी होगी ना, वो डिटेल डिस्कशन आपको क्लास 12th में मिल जाएगा, फर्स्ट ही चैप्टर में मिल जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ना है, तो चैप्टर फर्स्ट में ही आपको परमिटिविटी कांस्टेंट का डिटेल मिल जाएगा, है ना। उसके लिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है, बिल्कुल ही आसानी से ये सारी डिटेल्स आप तक पहुंच जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो फोर्स का एक्सप्रेशन हो गया और आप समझ गए कि एप्साइलन क्या होता है। तो एप्साइलन किसी मीडियम की परमिटिविटी कांस्टेंट है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर हमने मीडियम को स्पेशलाइज्ड कर दिया एयर के लिए, अगर मान लीजिए कि मीडियम हमारा एयर है या वैक्यूम है, इस पर अगर मैंने फोकस कर दिया, तो अब एयर या वैक्यूम के लिए इसे एप्साइलन नॉट में दिखाते हैं। पढ़ते कैसे हैं, एप्साइलन लिखेंगे और हम लोग नॉट का यूज़ कर लेंगे, ये एप्साइलन नॉट हो गया। और ये एयर के लिए ये जो स्पेशल टर्म बनता है, इसे पढ़ा जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी कांस्टेंट। ये हमारा क्या पढ़ा जाता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी कांस्टेंट, ये एयर के लिए। अब क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एयर के लिए हम लोगों ने वैल्यू को डिफाइन कर लिया है, तो एयर के लिए एब्सोल्यूट परमिटिविटी कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये हो जाता है। तो ज़रा समझ लीजिए, अगर मैं एयर मीडियम की ही बात करूँगा तो बताइए, तो अब आपको अगर फोर्स इन एयर मीडियम लिखना होगा तो एयर मीडियम में फ़ोर्स कितने आ जाएंगे आप आसानी से बता सकते हैं। मान लीजिए एयर मीडियम के फोर्स को एफ़ नॉट से दिखा दिया, तो एफ़ नॉट इज़ इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2 Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई r²। ये हमारा एयर मीडियम में फोर्स मिल सकता है ना। तो ये देखिए, ये हमारे पास छोटा सा रिजल्ट हो गया। किसी भी मीडियम के लिए अगर लिखना होगा तो वो 1/4 एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2/r² होगा, और अगर सिर्फ एयर के लिए लिखिएगा तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/r²। तो आपको डायमेंशन किसकी निकालनी है, परमिटिविटी कांस्टेंट, इसे एप्सिलॉन कह लीजिए। तो एप्सिलॉन की डायमेंशन निकालनी है, कैसे निकाला जाएगा तो आपको पता है। डायमेंशन के लिए देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि हम लोगों को डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, तो देखिए डायमेंशन के लिए क्या किया जाएगा, मैं लिखता हूँ। बहुत ही आसानी से हम लोग अब इसकी डायमेंशन की बात कर सकते हैं। इन एनी मीडियम, अगर आप किसी भी मीडियम की बात कीजिएगा, जनरलाइज्ड रिजल्ट लिखिए, है ना। तो बताइए, तो किसी भी मीडियम में फोर्स को आप क्या लिखिएगा, 1/4 एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2/r²। हमें देना है एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन क्या आ जाएगा, 1/4, है ना। 1/4 आ गया, और फिर क्या मिल जाएंगे आपको,
Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जब ये जान गए तो आप परमिटिविटी कांस्टेंट निकाल सकते हैं। 1/4 एक प्योर नंबर है, प्योर नंबर है तो 1/4 का डायमेंशन नहीं होगा, तो ये डायमेंशन लेस हो गया। बच गया आपका Q1 Q2। तो चलिए डायमेंशन के टर्म में लिखिए तो Q1 क्या है, चार्ज, और अभी थोड़े देर पहले आपने चार्ज का डायमेंशन 80 निकाला। Q2 भी चार्ज है, इसका भी डायमेंशन 80 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, मैं भूल गया, यहाँ पर फोर्स भी तो आ जाएगा ना, तो आर स्क्वायर इंटू एफ भी लिखेंगे ना। हाँ, तो चलिए ठीक है, आर स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी, ये लेंथ है तो ये एल स्क्वायर आ जाएगा, और आप जानते हैं फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो एप्साइलन की डायमेंशन ये कितनी दिख रही है आपको, m⁻⁻1। एल स्क्वायर और एल को मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर में देखिए एल स्क्वायर और एल मल्टीप्लाई होगा तो l⁻3 आएगा। इसे जब न्यूमरेटर में शिफ्ट कीजिएगा तो l⁻−3 आ गए। t⁻−2 है, इसको जब न्यूमरेटर में शिफ्ट कीजिएगा तो पावर सॉल्व करने पर t⁻4 आ जाएगा, और यहाँ a का स्क्वायर आ जाएगा। यही आपका आ गया परमिटिविटी कांस्टेंट का डायमेंशन। ठीक है, तो ये परमिटिविटी कांस्टेंट की डायमेंशनल फार्मूला आ गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी आपने सीखा ना, परमिटिविटी कांस्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, चलिए अब इतनी चीज़ें जो अभी हमने आपको पढ़ाई है, इतनी ही चीज़ों से मिलती जुलती चीज़ें अब हम लोग थोड़ा सा मैग्नेटिज्म में डील कर लेते हैं, रिलेटेड है, मैग्नेटिज्म में डील कर लेते हैं। तो देखते हैं मैग्नेटिज्म में हम लोगों को क्या मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग समझ रहे हैं, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। अच्छा, आपको तो पता है कि किसी भी मैग्नेट को, मैग्नेट के बारे में हम लोग ऐसा नहीं कि फैमिलियर नहीं है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है अपने शुरुआती दौर में भी, 7th क्लास 8th क्लास में भी मैग्नेट के बारे में कुछ कुछ चीज़ें हम लोगों ने जानी है ना। तो हम लोगों को मालूम है कि अगर किसी मैग्नेट को हम लोग फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करती है। तो मैग्नेट का वह एंड जो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करता है उस एंड को नॉर्थ पोल के नाम से जानते हैं, और मैग्नेट का वह एंड जो साउथ डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करता है उसे हम लोग साउथ पोल के नाम से जानते हैं। जब किसी भी मैग्नेट को लोहे के छोटे छोटे बुरादे के पास ले जाते हैं तो लोहे का बुरादा मैग्नेट के इसी छोर पर, इसी एंड पर ही सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ना। कुछ इस तरह का फिगर आपको बुक में मिलेगा। देखिए मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, आप समझ पा रहे हैं। ये जो छोर है, छोर पर अगर हम लोग आयरन फिलिंग्स की बात करेंगे तो ये जो ब्लू डॉट से दिखाया, ये ब्लू वाला डॉट हमारा क्या है, ये आयरन फिलिंग्स को दिखा रहा है, मतलब लोहे के बुरादे हैं यहाँ पर। तो ये हमारी आयरन फिलिंग्स है। अब बताइए, तो ये आयरन फिलिंग्स सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कहाँ हो रही है, एंड की तरफ हो रही है। अगर मैं अट्रैक्शन की बात करूँगा तो एंड पर ये जो अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम है ना। तो जब एंड पर अट्रैक्शन मैक्सिमम है तो इसी एंड को हम लोग पोल कहते हैं। और अगर मैग्नेटिक पोल की आप बात करोगे तो मैग्नेटिक पोल की जो स्ट्रेंथ है उसे हम लोग पोल स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं। मैथमेटिकली अगर पोल को पढ़ा जाएगा तो जब पोल को हम लोग मैथमेटिकली पढ़ते हैं, उसकी वैल्यू को के हिसाब से पढ़ते हैं, तो वो हमारा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कहलाता है। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि अब यहाँ पर दो पोल हैं, एक हमारा नॉर्थ है और एक साउथ है। बाई नेचर नॉर्थ और साउथ दोनों ही डिफरेंट है ना, ऑपोजिट नेचर का होता है। तो अगर मैं बात करूँगा, एन स्टैंड्स फॉर नॉर्थ पोल, हम लोगों को पहले से ही पता है, एंड एस स्टैंड्स फॉर साउथ पोल, और ये दोनों पोल ऑपोजिट नेचर के हैं। ऑपोजिट नेचर के हैं तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको चार्ज के बारे में भी तो पढ़ाया था कि जैसे मान लीजिए कि दो तरह के चार्ज हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों चार्जेस भी तो ऑपोजिट नेचर के होते हैं। तो जस्ट ऐसा ही हमारा मैग्नेटिज्म में भी हो रहा है, बेसिक मैग्नेटिज्म में भी हो रहा है। आप देखिए तो जब दो चार्जेस की जो नेचर है वो ऑपोजिट है, पोल की नेचर भी ऑपोजिट है, तो मैग्नेटिक पोल की वैल्यू को दिखाने के लिए ही हम लोग टर्म यूज़ करते हैं मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। और मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को आप स्मॉल m सिंबल से दिखाओगे। तो अगर मैं यहाँ से मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की बात करूँगा ना, तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को हम लोग स्मॉल m सिंबल से दिखाएंगे। नॉर्थ पोल के लिए जो सिंबल यूज़ होगा वो +m होगा,
और साउथ पोल के लिए जो सिंबल यूज़ होगा वो -m होगा। मतलब नॉर्थ पोल ठीक वैसा ही बिहेवियर है, वैसे ही बिहेवियर का माना जाएगा जैसा कि चार्ज में पॉजिटिव चार्ज का होता है, और साउथ पोल वैसे ही बिहेवियर का माना जाता है जैसा कि चार्ज में नेगेटिव चार्ज का होता है ना। तो आप डायरेक्ट इन दोनों फिगर को रिजेंबल कीजिए। ये वाला फिगर जो मैंने लिया है यहाँ से, इस फिगर को रिकनेक्ट कीजिए इस फिगर से, आपको बहुत सारी बातें समझ में आने लगेंगी, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ तो मैंने लिख दिया, ओके। तो अगर मुझे यहाँ पर डील करना है तो यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी तो मैंने डील कर दी, और वो है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। मैं लिखता हूँ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। इसकी जो यूनिट होती है, अगर मैं यूनिट की बात करूँगा तो इसकी SI यूनिट होती है एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। अब आप में बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज्ड हो रहे होंगे कि एम्पियर मीटर कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। तो इसका जवाब आपको क्लास 12th में मिल जाएगा, परेशान नहीं होना। सिर्फ अभी के लिए आप याद रखिए कि इसका यूनिट जो है वो एम्पियर मीटर होगा। अगर मुझे दिखाना है तो हम लोग एम्पियर मीटर को इस तरह से दिखा सकते हैं। और अगर मेरे को डायमेंशन लिखने हैं मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ के, तो आप खुद डिसाइड कीजिए ना डायमेंशन क्या होगा, बताइए। तो एम्पियर के लिए आप A लिखिएगा और मीटर के लिए L लिखिएगा, हो गया ना डायमेंशनल फार्मूला AL। तो देखिए, तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल का नाम शुरू से जानते हैं, लेकिन हो सकता है हम लोगों को इसके यूनिट के बारे में आइडिया ना हो। तो आपको यहाँ पर यूनिट के बारे में आइडिया हो गया कि मैग्नेटिक पोल का यूनिट क्या होता है। मैग्नेटिक पोल की वैल्यू को जब दिखाया जाएगा तो वो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ में दिखाया जाएगा, और मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की SI यूनिट एम्पियर मीटर होती है, और इसकी डायमेंशनल फार्मूला AL हम लोग लिख सकते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए अब बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट पर। तो इस बारे में तो हम सभी लोग इत्तेफाक रखा कि एक मैग्नेट के दो एंड होते हैं, एक हमारे नॉर्थ और एक हमारे साउथ। नॉर्थ पोल की वैल्यू को हम लोग +m से दिखाते हैं, साउथ पोल की वैल्यू को -m से दिखाते हैं ना। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो ये तो ठीक ऐसा ही अरेंजमेंट हो गया ना। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने चार्ज के केस में भी इस तरह का अरेंजमेंट किया था। याद करने की कोशिश कीजिए कि ये हम लोगों ने दो इलेक्ट्रिक चार्ज ले लिए थे, एक चार्ज हमने +q लिया था और एक चार्ज हम लोगों ने -q लिया था। तो ये अरेंजमेंट हमारी क्या कहला रही थी, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहला रही थी, है ना। तो चार्ज के केस में ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें मैग्नेटिज्म में डील की जा रही हैं। तो जब ये मैग्नेटिज्म में डील की जा रही है तो हम लोग यहाँ पर कौन सा नाम दे देंगे, यहाँ पर हम लोग नाम दे देंगे इसका मैग्नेटिक डाइपोल। तो इसमें परेशान हम लोगों को बिल्कुल ही नहीं होना है, हम लोगों को आसानी से पता चल चुका है कि ये आपका एक मैग्नेटिक डाइपोल है। तो मैं यहाँ पर इसका नाम लिख देता हूँ, ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल हो गया। बताइए, तो इस मैग्नेट को हम लोग क्या कहते हैं। तो इस मैग्नेट को बार मैग्नेट के नाम से जाना जाता है, ये हम लोगों को पहले से पता है ना। तो कोई भी बार मैग्नेट है तो वो अपने आप में एक मैग्नेटिक डाइपोल को ही दिखा रहा होगा, ये चीज़ हम लोग यहाँ जानेंगे। अब ज़रा देखिए, इस मैग्नेट की अगर लेंथ की बात करेंगे तो मान लीजिए कि मैग्नेट की लेंथ को हम लोगों ने L से दिखा दिया। तो मैग्नेटिक डाइपोल की जब वैल्यू के हिसाब से बात करते हैं ना, तो वैल्यू के हिसाब से जब आप इसे पढ़ोगे तो वो हमारा पढ़ा जाता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये मैंने लिख दिया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसको हम लोग M से दिखाएंगे। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है, तो बताइए, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को आपने कैसे दिखाया था। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को यहाँ पर आपको दिख सकता है, ये दिखा रिजल्ट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P = चार्ज इंटू लेंथ होता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये चार्ज इंटू लेंथ हम लोगों को दिख रहा है ना। तो अब बताइए, अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो मैग्नेटिक पोल हो जाएगा, और इस मैग्नेटिक पोल को लेंथ से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही हमारा डाइपोल मोमेंट आ गया। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट = m × L, ये मिल गए। अब अगर आप इसके यूनिट की बात कीजिएगा डाइपोल मोमेंट की, तो बताइए, तो ये स्मॉल m जो है वो पोल स्ट्रेंथ है। अगर मैं यहाँ से स्मॉल m लिख रहा हूँ तो बहुत सारे लोग मास समझ लेते हैं, यहाँ पर ये मास नहीं है, यहाँ पर ये पोल स्ट्रेंथ की बात हो रही है। अब बताइए, तो पोल स्ट्रेंथ की SI यूनिट हमने क्या लिखी है, एम्पियर मीटर लिखी है। तो अभी अगर इसके यूनिट की बात करेंगे तो m की जो यूनिट हो जाएगी इस m की, वो तो एम्पियर मीटर होगी,
और एल की यूनिट क्या हो जाएगी, एल की यूनिट मीटर होने वाली है ना। तो ऐसा हो गया जब हमारे पास, तो अब बताइए, तो अब फाइनली अगर हम लोगों को यूनिट लिख देना होगा तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब डायमेंशन की बात करते हैं। तो इसकी डायमेंशनल फार्मूला मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की क्या है, एम्पियर की ए लिखिएगा, मीटर स्क्वायर है तो इसको लेंथ में कन्वर्ट कर दीजिए, तो एल स्क्वायर आ गए। ये हमारे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गए। कितनी आसानी से हम लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। जो चीज़ें चार्ज के लिए हमने पढ़ा, वहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा और पढ़ा कि इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पर हम लोग मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं और मैग्नेटिक पोल के बारे में देख रहे हैं। मैग्नेटिक पोल दो तरह का हो रहा है, नॉर्थ एंड साउथ हो रहा है। वहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल डील हुआ था, यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल डील हो रहा है। तो बहुत ही सिमिलर कंसेप्ट है, मिलता जुलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हमारे पास देखिए। अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है परमीएबिलिटी कांस्टेंट ऑफ मीडियम। तो समझते हैं परमीएबिलिटी कांस्टेंट क्या है। तो आपने थोड़ी देर पहले चार्ज में परमिटिविटी कांस्टेंट पढ़ा था, याद है ना आप लोगों को। यहाँ से देखिए तो रेड से लिखा हुआ आपको दिखेगा परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ मीडियम, वो इलेक्ट्रिक चार्ज में था। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कूलम्स लॉ, देखिए तो ये कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था। अब देखिए सेम कूलम्स लॉ हम लोग मैग्नेटिज्म में बात करते हैं। तो मैग्नेटिज्म में कूलम्स लॉ किस तरह से हो जाएगा, तो जैसे मान लिया जाए कि हम लोग दो मैग्नेट ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से एक मैग्नेट ये मैंने ड्रॉ कर लिया, दिख रहा होगा आप लोगों को, और एक मैग्नेट ये हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो दो मैग्नेट हम लोगों ने ड्रॉ कर लिए। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के पोल के बीच में मान लीजिए कि ये फर्स्ट मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये फर्स्ट मैग्नेट का साउथ पोल, ये सेकंड मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये सेकंड मैग्नेट का साउथ पोल है। और ये दोनों नॉर्थ पोल एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर लिए गए हैं, सपोज 8 डिस्टेंस पर लिए गए हैं। तो इन दो नॉर्थ पोल के बीच में कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन डेवलप होगी। तो ये पहला मैग्नेट है, तो पहला मैग्नेट है तो इसकी पोल स्ट्रेंथ को -m1, इसकी पोल स्ट्रेंथ को +m1, इसकी पोल स्ट्रेंथ को +m2, इसकी पोल स्ट्रेंथ को -m2 माना जा सकता है ना। तो अब बताइए इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लूँ तो नॉर्थ पोल को ही केवल दिखाइए आप। तो यहाँ से ये कौन सा पोल है +m1, यहाँ से ये कौन सा पोल है +m2, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, 8 डिस्टेंस है ना। तो ये तो बात कूलम्स लॉ वाली ही आ गई, जो इससे पहले हम लोगों ने कूलम्स लॉ पढ़ा था ऊपर में। तो अब ज़रा ध्यान दीजिए, दो नॉर्थ है तो दो नॉर्थ के बीच में रिपल्जन होगा, दो साउथ है तो दो साउथ के बीच में रिपल्जन होगा, और अगर एक नॉर्थ है एक साउथ है तो वहाँ पर अट्रैक्शन होगा। जानते हैं हम लोग। तो कितनी फोर्स डेवलप करेगी, ये जो फोर्स होती है ना हमारी, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोल की वैल्यू के प्रोडक्ट के, और ये फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के। अगर मैं इन दोनों प्रोपोर्शनलिटी को कंबाइन करूँगा तो F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। बहुत ही सिंपल मैनर में हम लोग समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ से कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाइएगा तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा, और यहाँ पर ये कांस्टेंट आएगा μ/4π m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ठीक है ना। ये जो म्यू आया हमारा, इसे आप म्यू पढ़ोगे, ये हमारा कहलाता है परमीएबिलिटी कांस्टेंट, परमीएबिलिटी कांस्टेंट ऑफ गिवन मीडियम। ओके, तो देखिए दो मैग्नेट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन डेवलप हो रहा है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन भी डिपेंड करता है कि मैग्नेट को हम लोगों ने कौन से मीडियम में रखा है। मैग्नेट के मीडियम की बिहेवियर को दिखाने के लिए एक कांस्टेंट का यूज़ होता है, जिस कांस्टेंट को हम लोग परमीएबिलिटी कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा परमीएबिलिटी कांस्टेंट है, और इस तरह से फिजिक्स में ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला बन जाता है दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्जन है उसके लिए। मान लीजिए कि अगर हम लोगों को एयर या वैक्यूम की बात कर लेते हैं ना, तो सपोज़ अगर हमारे पास मीडियम हो गया एयर या मीडियम हो गया वैक्यूम, है ना, तो यहाँ पर परमीएबिलिटी कांस्टेंट को μ0 से दिखाएंगे। ये आपका μ0 पढ़ा जाएगा, और ऐसे कंडीशन में ये परमीएबिलिटी कांस्टेंट कहलाता है एब्सोल्यूट परमीएबिलिटी कांस्टेंट। परमीएबिलिटी कांस्टेंट ये हमारा हो गया। जहाँ पर μ0 की अगर बात करते हैं तो इसकी वैल्यू को कुछ इस तरह से दिया जाएगा, μ0/4π जो होता है ना, वो 10⁻⁻⁷ टेस्ला पर एम्पियर मीटर होता है।
अब देखिए ये जो टी है, ये टी हमारा यहाँ पर टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है, उसके लिए ये टी स्टैंड करता है। ए आप एम्पियर जान ही रहे हैं, एम मीटर जान रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू आ गई। तो अगर मेरे को म्यू नॉट की वैल्यू देनी है तो म्यू नॉट इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं बताइए, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला पर एम्पियर मीटर। ये हमारा जो हो जाएगा वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आपका म्यू नॉट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अगर मुझे फोर्स को एयर मीडियम में देना है, ठीक है, तो फोर्स इन एयर मीडियम क्या हो जाएगा, फोर्स इन एयर और वैक्यूम, दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में जो एयर में फोर्स लगेगा एफ नॉट मानिए, तो एफ नॉट इज इक्वल टू आप म्यू नॉट बाई 4 पाई लिखिएगा। देखिए तो म्यू बाई 4 पाई है ना, तो म्यू की जगह पर आप म्यू नॉट कर दीजिए, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई। तो चलिए लिखते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा एयर मीडियम में। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिए, हमें निकालना है परमीएबिलिटी कांस्टेंट का डायमेंशन। तो डायमेंशन के लिए क्या किया जाएगा, अब हम लोग उस पर बात कर रहे हैं ना, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मान लीजिए कि डायमेंशन की तरफ बढ़ते हैं। डायमेंशन, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो फोर्स इन एनी मीडियम अगर आप लिखिएगा तो आप यही ना जानते हैं, फोर्स इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच की जो फोर्स होती है वो होती है म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और अगर मेरे को इस फॉर्मूले को लिखना है तो म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एफ है, और क्या लिख सकते हैं, म्यू लिखना है ना, तो म्यू इज इक्वल टू क्या लिखेगा, 4 पाई इंटू आर स्क्वायर एफ डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। अब बताइए डायमेंशन के नज़रिए से अगर मुझे देना होगा तो म्यू की डायमेंशन 4 पाई एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होगा, आर का स्क्वायर है तो आर तो लेंथ को दिखाएगा, एफ हमारा फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन mlt-2, ये m1 और m2 मैग्नेटिक पोल है, तो मैग्नेटिक पोल का डायमेंशन al होता है, तो आप यहाँ से al लिख दीजिए, है ना। अब बताइए तो यहाँ से कैंसिलेशन की बात अगर करेंगे तो आराम से कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर, एल और एल कैंसिल कर दीजिए, है ना, कैंसिल कर दिया। अब हम लोगों को अगर फाइनली लिखना होगा तो बताइए, तो म्यू के लिए आप क्या लिखिएगा, m, ये l, ये t-2 और ये a पर पावर -2, ये हमारा परमीएबिलिटी कांस्टेंट के लिए डायमेंशनल फार्मूला हम लोगों ने निकाल दिया। बोलिए पक्का, तो समझ गए ना आप, परमिटिविटी कांस्टेंट चार्ज में मिलता है, परमीएबिलिटी कांस्टेंट मैग्नेटिक बिहेवियर में मिलता है। ओके, चलिए ये दो रिज़ल्ट आप याद रखिएगा, बहुत ही काम का रिज़ल्ट है, परमिटिविटी कांस्टेंट एंड परमीएबिलिटी कांस्टेंट, जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, है ना। तो आप देख सकते हैं अब तक कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से ताल्लुक़ रखती है, उन सभी फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन हम लोगों ने पता कर ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या डायमेंशन हम लोगों को सीखना है। देखिए अगली टर्मिनोलॉजी है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। जैसे मान लिया जाए कि हम लोगों ने कोई चार्ज ले लिया, यहाँ से ये चार्ज कंसिडर कर लिया, क्यू चार्ज आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से ये चार्ज मैंने कंसिडर कर लिया है, ये हम लोगों ने कैपिटल क्यू से दिखा दिया। ये आपका मेन चार्ज है और इस चार्ज को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सोर्स चार्ज के नाम से जानते हैं। तो आप देखिए तो सोर्स चार्ज के चारों तरफ के रीजन को हमने ब्लू वाले सर्कल से दिखाया है। एक्चुअल में ये सर्कल नहीं है, बल्कि अगर मैं बात करूँगा ना तो ये अपने आप में एक स्फीयरिकल रीजन है ना। तो लिख दिया जाए, ये अपने आप में कौन सी रीजन है, स्फीयरिकल रीजन है, चारों तरफ ये फैला हुआ चार्ज क्यू के चारों तरफ की ये सराउंडिंग है। तो कहता है कि अगर इस सराउंडिंग के अंदर किसी दूसरी चार्ज को लाया गया, मान लीजिए कि इस सराउंडिंग के अंदर हम लोग एक चार्ज यहाँ से स्मॉल क्यू को ला रहे हैं, अगर ये स्मॉल क्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन महसूस कर रहा है ना, तो कहा जाएगा कि ये इसके फील्ड के अंदर में है। और अगर स्मॉल चार्ज किसी तरह का कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, मतलब फोर्स नेग्लिजिबल है, ज़ीरो है, तो फोर्स अगर हमारा ज़ीरो है तो ऐसे कंडीशन में ये कहा जाता है कि ये फील्ड के बाहर है ना।
तो किसी भी सोर्स चार्ज की सराउंडिंग, वैसी सराउंडिंग जिस सराउंडिंग के अंदर कोई दूसरी चार्ज इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, कहने का मतलब है कि फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस कर पाती है, इस सराउंडिंग को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। तो आप देखिएगा तो ब्लू वाले सर्कल के अंदर का सारा रीजन फील्ड के अंदर माना जाएगा और ब्लू वाले सर्कल के बाहर का रीजन जो है वो हमारा फील्ड के बाहर का रीजन है। ये हम लोग बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ ये चीज़ फील्ड से रिलेटेड हम लोग सीख सकते हैं। अब देखिए फील्ड की वैल्यू को किस में हम लोग दिखाते हैं उस पर बात करेंगे, है ना। तो अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम लोगों को दिखाना है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक टर्म में जो हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को दिखाते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या, इस पर बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर दिखाना होता है सिंबल में तो इसे हम लोग सिंबल में ई से दिखाते हैं, ओके। अब ये ई है क्या, चलिए इस पर बात करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक सोर्स चार्ज हम लोगों ने ले लिया क्यू, और ये सोर्स चार्ज ले लिया तो इससे आर डिस्टेंस पर किसी चार्ज को हम लोगों ने रख दिया है, स्मॉल क्यू को रख दिया है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो स्मॉल क्यू रखा गया है ना, ये सोर्स चार्ज के फील्ड के अंदर है। जब ये फील्ड के अंदर है तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मान लो सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है और ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में कौन सी फोर्स एक्सपीरियंस हो जाएगी, हम लोग एफ कह सकते हैं, ठीक है ना। ये जो छोटी वाली चार्ज है, ये चार्ज हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में टेस्ट चार्ज कहलाती है। जैसे क्यू को अगर हम लोग बात करते हैं तो क्यू हमारा क्या कहलाता है फिजिक्स के लैंग्वेज में, सोर्स चार्ज। और स्मॉल क्यू की बात करेंगे तो ये स्मॉल क्यू हमारा क्या कहलाएगा, टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज में फ़र्क क्या है कि टेस्ट चार्ज की वैल्यू सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर होती है, बहुत ही छोटी होती है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि अगर इस तरह का साइन यूज़ होता है तो ये हमारा फार स्मॉलर देन का साइन है। याद करने की कोशिश कीजिएगा, आपको किसी लेक्चर में मिल जाएगा। और इस तरह का साइन यूज़ होता है तो ये हमारा किसका साइन हो जाता है, फार ग्रेटर देन का साइन हो जाता है ना। तो पता ये चला कि सोर्स चार्ज की वैल्यू, टेस्ट चार्ज की वैल्यू, टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू की वैल्यू सोर्स चार्ज से बहुत 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 छोटी है। ठीक इसी तरह से जैसे अगर हम लोग अपने मास का कंपैरिजन अर्थ के मास से करेंगे तो अर्थ की मास बहुत बड़ी है हमारे मास के कंपैरिजन में, तो अर्थ हमारा सोर्स कहलाएगा और हम लोग टेस्ट कहलाएंगे। ठीक यहाँ पर भी ये हो रहा है। अब देखिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या है, तो इसकी डेफिनेशन होती है, मैं पहले लिख देता हूँ। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट एनी पॉइंट इन गिवन फील्ड। ठीक है, अब देखिए तो टेस्ट चार्ज, अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूंगा तो इस एग्जांपल में टेस्ट चार्ज हमारा क्या दिया गया है, क्यू दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से लिखूंगा तो आप लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, क्यू टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स एफ। आप देखिए यहाँ पर है क्यू टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है। तो अगर मैं यूनिट टेस्ट चार्ज की बात करूँगा तो यूनिट टेस्ट चार्ज पर कितनी फोर्स लगेगा, एफ बाई क्यू फोर्स लग जाएगा। इसी यूनिट टेस्ट चार्ज पर लगने वाली फोर्स को ही ना हम लोग इंटेंसिटी कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। तो आप यहाँ से लिखिएगा, बताइए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, एफ बाई क्यू। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन आ गया है ना। चलिए, यहाँ से पता चल गया ये क्वांटिटी भी। अब बताइए, अगर मैं इसके यूनिट की बात करूँगा तो इसकी जो एस आई यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। इसकी एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम हो जाएगी। अब बात अगर डायमेंशन की करते हैं तो आप डायमेंशन भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, ये बताइए, फोर्स की डायमेंशन क्या याद है आपको, ML_T-2 याद है। और चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, AT होता है। तो इस तरह से अगर आप इसकी डायमेंशन की बात कीजिएगा तो ये ML_T-3
ए पर पावर -1 आ जाएगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशनल फार्मूला हो गई। तो आपसे पूछा जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशनल फार्मूला क्या है। ये थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप लोग याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। ओके, तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सीख लिया, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अगली टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लिख दिया मैंने, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था ना, क्या समझाया था, तो आपने देखा था कि अगर टेस्ट चार्ज बाहर है, इस बाउंड्री लाइन के बाहर है, तो ये मैंने टेस्ट चार्ज ले लिया, तो इस पर तो कोई फोर्स लगता नहीं है, फोर्स ज़ीरो हो गया। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इस रीजन को हम लोग इन्फिनिटी कहते हैं, इस रीजन को हम लोग इन्फिनिटी कहते हैं। इन्फिनिटी लिख दिया मैंने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर की रीजन इन्फिनिटी है, तो जो येलो सर्कल या येलो स्फीयर दिख रहा है उसके अंदर का रीजन सारा का सारा फील्ड है। तो अंदर वाला रीजन फील्ड हो गया और फील्ड के बाहर वाला रीजन इन्फिनिटी है। और यहाँ पर मैंने एक मेन चार्ज रख दिया है, ये चार्ज हमारा क्या कहलाएगा, सोर्स चार्ज कहलाएगा। हमने सोर्स चार्ज रख दिया। अब क्या होता है, इस टेस्ट चार्ज को मैं किसी पॉइंट पर ला रहा हूँ, किसी पोजीशन पर ला रहा हूँ। तो ये बताइए, तो जब तक ये टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी पर है तो फोर्स तो लगा नहीं, फोर्स लगा नहीं। लेकिन जैसे ही फील्ड के अंदर आया, आप देखिए अब फील्ड के अंदर ये इस पॉइंट पर आ गया है ना, तो यहाँ पर मैं टेस्ट चार्ज को ला रहा हूँ इस पॉइंट पर। तो ध्यान देना, टेस्ट चार्ज हमारा इस लोकेशन पर आ गया, इस लोकेशन को मैंने क्यू मान लिया। अब जैसे ही टेस्ट चार्ज आपका क्यू लोकेशन पर आ जाएगा तो ये तो फील्ड के अंदर ना आ गया भाई, और जब फील्ड के अंदर आ गया तो इस पर तो फोर्स लगेगा ना। अगर मैंने सोर्स चार्ज को भी पॉजिटिव मान लिया और टेस्ट चार्ज को भी पॉजिटिव मान लिया, तो बताइए तो कौन सी फोर्स काम करेगी। तो फोर्स ऑफ रिपल्जन आपको दिख रहा होगा, फोर्स इस डायरेक्शन में है। अब मान लो इसको अगर मैंने ए लोकेशन से उठाकर बी लोकेशन तक ला दिया, यहाँ ला दिया, तो बताइए फोर्स तो है ही। और अगर फोर्स के साथ साथ हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर इसकी डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगी। आप आसानी से देख सकते हो कि पार्टिकल को, चार्ज्ड पार्टिकल को ए से बी तक हम लोगों ने क्या कर दिया है, ला दिया है। तो इट मीन्स चार्ज पार्टिकल के अंदर डिस्प्लेसमेंट भी है। अब बताइए फोर्स भी अप्लाई हो रहा है और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट भी है। तो आप ऐसे कॉम्बिनेशन में जानते हैं ना कि अगर किसी पार्टिकल पर फोर्स लगता है, फोर्स की वजह का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डेफिनेटली हम लोग वहाँ पर किस चीज़ की बात करते हैं, वर्क की बात करते हैं। तो यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में हमारा वर्क की बात किया जाएगा। बात आई समझ में। तो चलिए अब इसकी डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देने वाली बात है। डेफिनेशन क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। मैंने डेफिनेशन लिखा है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन गिवन फील्ड। अगर आप लोगों को वीडियो बहुत स्लो लग रही होगी तो थोड़ी स्पीड बढ़ा दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, है ना। अब जैसे मान लिया जाए कि हम लोग वर्क की बात कर रहे हैं, यहाँ से मैं फिर एक और फिगर ड्रॉ करता हूँ। कुछ इस तरह से मैंने एक फील्ड की रीजन को ड्रॉ कर दिया है ना। अब मान लिया जाए कि ये आपका मेन चार्ज है, इस चार्ज को हम लोगों ने प्लस क्यू से दिखा दिया, ये मेन चार्ज हो गया। और फर्दर क्या किया गया है, सपोज़ हम लोग इन्फिनिटी से किसी चार्ज को ले रहे हैं, ये टेस्ट चार्ज है, और इन्फिनिटी से उठाकर चार्ज को यहाँ लाकर रख दिया। ध्यान देना, तो इन्फिनिटी से उठाकर यहाँ लाकर रखेंगे तो अभी थोड़ी देर पहले जस्ट मैंने बताया कि वर्क होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ से उठाकर आप अगर इस पॉइंट P पर लाकर रख रहे हैं तो मान लीजिए टोटल वर्क आपका W होना पड़ा। तो आप बताओ, तो अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो ना, इन ब्रिंगिंग चार्ज क्यू को लाने में कितनी वर्क करनी पड़ी। तो वर्क डन इज़ W, चार्ज क्यू के लिए W वर्क करना पड़ा। इसी तरह से अगर मेरे को यूनिट चार्ज के लिए लिखना पड़ेगा, फॉर यूनिट बोले तो 1, फॉर यूनिट चार्ज अगर मुझे वर्क देना पड़ेगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा। तो वर्क डन यूनिटरी मेथड अप्लाई कीजिएगा तो W/Q मिलेगा ना। तो यही हमारा पोटेंशियल है। तो जब मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा जो हो जाएगा ना, इसे हम लोग V से डिनोट करते हैं और V = होता है W/Q। तो अब बता दो, पोटेंशियल का तो फॉर्मूला हम लोगों को मिल गया। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या मिल गया, W/Q
क्यों, एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और 10th क्लास में आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, आपके लिए कोई नया फार्मूला नहीं है। और इसी पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट। और डायमेंशन क्योंकि हमारा टारगेट है पता करना, तो डायमेंशन की अगर बात कीजिएगा तो अब बताइए तो वर्क की डायमेंशन क्या होती है, तो वर्क की डायमेंशन ml² T-2 हो जाएगी। और चार्ज की डायमेंशन क्या हो जाएगी, AT। तो इस तरह से अगर हम लोग पोटेंशियल के डायमेंशन की बात करते हैं तो बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशनल फार्मूला ml² T⁻⁻3 A⁻⁻1 इतने पोटेंशियल के डायमेंशन आ जाएंगे, ml² T⁻⁻3 A⁻⁻1। चलिए देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, है ना। ये इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या है समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर हम लोगों ने ले लिया और इस कंडक्टर को हम लोग अब चार्ज दे रहे हैं। सपोज़ यहाँ से इसको चार्ज दिया गया, ठीक है ना। जैसे जैसे कंडक्टर को चार्ज दीजिएगा ना, चार्ज देने से कंडक्टर की पोटेंशियल भी आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इट मीन्स अगर हम लोग देखते हैं तो जिस अमाउंट में चार्ज बढ़ रहा है उसी अमाउंट में कंडक्टर की पोटेंशियल भी आपकी इंक्रीज़ कर रही है। तो कुछ ऐसा रिलेशन हमारे पास होता है चार्ज और पोटेंशियल के बीच में, ध्यान दी। देखिए मैंने लिख दिया चार्ज गिवन टू एनी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर को जब चार्ज दिया जाएगा तो वो प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल एक्वायर्ड के। मान लीजिए कंडक्टर को चार्ज हमने Q दे दिया और कंडक्टर ने पोटेंशियल V ले लिया, तो इस स्टेटमेंट तो यही कह रहा ना कि Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V, ये हमारा आ गया। अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाइएगा तो Q इज़ इक्वल टू हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा C। तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट C है ना, यही कांस्टेंट कैपेसिटी कहलाता है। तो अगर मैं CV लिखूँगा तो CV इज़ इक्वल टू Q आ गया, तो C इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q/V आ जाएगा। तो चलिए इस कांस्टेंट की थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं। ये कांस्टेंट क्या है, तो आप लिख सकते हैं C आपका एक कांस्टेंट है जिसे कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर के नाम से जाना जाता है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर के नाम से जाना जाता है। देखिए होता क्या है कि कैपेसिटी हर की कुछ ना कुछ कैपेसिटी होती है। अगर मैं एक एग्जांपल के नज़रिए से आपको समझाने की कोशिश करूं तो इस एग्जांपल के नज़रिए से आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास एक जग है, ओके, या एक जार ही ले लीजिए, एक कंटेनर ले लीजिए। अगर इस कंटेनर की कैपेसिटी 2 लीटर है तो 2 लीटर कहने का मतलब है कि जब आप इसमें पानी या कोई और लिक्विड भरिएगा तो ये इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 लीटर ही ना वो लिक्विड आ पाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा। अगर आप इससे ज़्यादा लिक्विड भरने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, तो जो एक्स्ट्रा लिक्विड है वो एक्स्ट्रा लिक्विड सराउंडिंग में चला जाएगा। तो यही कुछ होता है किसी भी कंडक्टर के साथ। जैसे ही कंडक्टर की बात हम लोग करते हैं तो किसी भी कंडक्टर को चार्ज स्टोर करने की उसकी अपनी एक एबिलिटी होती है। तो कंडक्टर जिस अमाउंट में चार्ज स्टोर कर पाता है ना, उसे ही हम लोग कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर कहते हैं। और कंडक्टर की कैपेसिटी के लिए मैथमेटिकल फार्मूला है C इज इक्वल टू Q/V, मतलब चार्ज एक्वायर्ड पर यूनिट पोटेंशियल आप कह सकते हो। अगर मैं इसको लिखूंगा तो इसको कुछ ऐसा ही ना लिख पाऊंगा, ये आपका हो जाएगा चार्ज एक्वायर्ड पर यूनिट पोटेंशियल, पर यूनिट पोटेंशियल, ये हमारा कंडक्टर की कैपेसिटी आ जाएगी। ओके, अब ज़रा ध्यान दीजिए, इस फिगर का तो कोई काम नहीं है, समझाने के लिए हमने ले लिया था, तो चलिए इसको हटा दिया जाए। मैं इस फिगर को हटा दे रहा हूँ। ओके, हटा दिया। अब बात करते हैं आगे, कैपेसिटी की आपको डायमेंशन देनी है ना। तो हम लोगों ने तो यहाँ से देख लिया कि कैपेसिटी हो क्या रहा है। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। इसकी जो SI यूनिट होती है कैपेसिटी की, बताइए तो चार्ज का यूनिट क्या आ जाएगा, कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँगा तो ये कूलम वोल्ट पर पावर -1 आएगा, जिसे आप कूलम पर वोल्ट भी पढ़ोगे, है ना। ये कूलम पर वोल्ट आ गया। अब इसके बाद अगर डायमेंशन की बात करते हैं कि भाई कैपेसिटी की डायमेंशन क्या होगी, तो डायमेंशन के लिए आओ, चार्ज की डायमेंशन 80 जानते हो, और पोटेंशियल की डायमेंशन जस्ट अभी निकाला आपने। यहाँ पर देखिए, ये आपने पोटेंशियल की डायमेंशन निकाल ली है। क्या निकाला है, ml² T-3 A-1। तो आप लिख दीजिए, कितना लिखिएगा, ml² T-3
A-1 ये पोटेंशियल का डायमेंशन आ गया। तो इस तरह से अगर मेरे को कैपेसिटी की डायमेंशन देनी है तो आप क्या लिखिएगा, m पर पावर -1, l पर पावर -2, t पर पावर 4, a², ये कैपेसिटी की डायमेंशन हो जाएगी। इज इट ओके? कोई कन्फ्यूजन नहीं, बड़े ही आसानी से हो गया हमारे पास, है ना। देखिए अब हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, हम लोगों ने सीखा था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में, मैं आपको याद दिलाता हूँ। जैसे मान लिया जाए कि ये कोई कंडक्टिंग वायर है ना। तो इस कंडक्टिंग वायर को ले लिया, क्लास 10th की चीज़ है जी, ध्यान दीजिएगा। इस कंडक्टिंग वायर को ले लिया और इस कंडक्टिंग वायर के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस, तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूँगा तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को V मान लिया हम लोगों ने। तो आप जानते हैं कि इस कंडक्टिंग वायर से सपोज़ I करंट क्रॉस कर रहा है, तो करंट I मैंने दिखा दिया। तो आपने पढ़ा था ओम्स लॉ, याद करने की कोशिश कीजिए। तो ओम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या थी, ओम्स लॉ की स्टेटमेंट यही थी ना, V = IR। इसी R को तो हम लोग रेजिस्टेंस कह रहे थे ना। तो जब आप यहाँ से लिखिएगा तो R × I = V आ गए, और R अगर आप लिखेंगे तो R क्या लिखेंगे, V/I लिखेंगे, और यहाँ से हमारे पास एक रिस्पॉन्स मिल जाएगा V = IR का। ओके, ये रिस्पॉन्स मिल जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसके SI यूनिट की बात करूँगा तो इसकी यूनिट क्या आएगी, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या आ जाती है, वोल्ट। करंट की यूनिट क्या आ जाती है, एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर हो गया ना, अगर मैं इसको लिखूँगा तो ये वोल्ट पर एम्पियर हो गया। इसी वोल्ट पर एम्पियर को तो ओम कहा जाता है। ओम की साइन ये पढ़ी होगी आपने, ये यूनिट हो गया, SI यूनिट हो गया रेजिस्टेंस का। अब ज़रा डायमेंशन पर बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे को डायमेंशन लिखना है तो ये डायमेंशन कितना आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। बताइए, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं डायमेंशन R की लिखूँगा तो न्यूमरेटर वाली टर्म हमारी है पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, जस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मैंने यूज़ किया था, V का डायमेंशन क्या यूज़ किया था, ml² t - 3a-1। तो चलिए लिखिए, ml² t - 3a-1, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गए, डिवाइडेड बाई करंट। करंट कितने होते हैं, A होते हैं, और यहाँ से रेजिस्टेंस की डायमेंशन मिल जाएगी ml² t - 3a-2। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम लोगों ने सीख लिया कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की डायमेंशनल फार्मूला क्या होगी। मज़ा आ रहा है, सभी फार्मूला आप एकदम डेफिनेशन के साथ सीख रहे हैं ना, अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि बुक में इतना इलेबोरेटेड मैनर में नहीं दिया हुआ है। और उसकी वजह है क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पूरा डिटेल 11 और 12th मिलकर पढ़ना है। तो जैसे जैसे हम लोगों की चैप्टर आगे जाएगी ना, तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर होती चली जाती हैं। तो इसीलिए ना तो टीचर इन सब चीज़ों को सिखाने पर इतना ध्यान देते हैं, और ना ही बुक्स में एक साथ इतना डिटेल में मेंशन रहता है ना। तो चलो खैर, मेरा मूड था कि एक बार सारी चीज़ें डिटेल में सिखा दी जाएं जो डायमेंशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने डायमेंशन को 2 या 3 लेक्चर में, 3 लेक्चर हो गया, आज की तो तीसरी लेक्चर है, तीसरे लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश की है। और उम्मीद है कि आज की क्लास में ऑलमोस्ट सारे डायमेंशनल फार्मूला हो जाएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। अब थोड़ा बहुत और बचा हुआ है, कुछ मैग्नेटिज़म से बचा हुआ है और कुछ फोटोमेट्री है, ये सारा पढ़ा देंगे तो आज की क्लास का कोटा हो जाएगा हम लोगों का, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डायमेंशन क्या है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्टेंस को हम लोग दिखाते हैं G से। अगर मैं इसकी बात करूँगा ना, कंडक्टेंस को G से दिखाया जाता है, और ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, ये चीज़ ध्यान में रखना है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। और अगर इसके आप SI यूनिट की बात कीजिएगा तो बताइए, तो यूनिट क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस का उल्टा हो जाएगा। तो ये ओम पर पावर -1 आ गया, जिसको आप ओम पर पावर -1 भी कहोगे। इसी यूनिट को MHO भी कहते हैं हम लोग, या इसी यूनिट को साइमन भी कहते हैं, है ना।
साइमन कैपिटल एस, इतनी यूनिट कंडक्टेंस के लिए डील होती है। अब इसके डायमेंशन की बात करते हैं, तो ज़रा देख लीजिए डायमेंशन तो बहुत ही आसान है। कैसे आसान है? तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। रेजिस्टेंस क्या है? ml² t-3a-2, ये आ जाएगा m पर पावर -1, l पर पावर -2, t पर पावर 3, a पर पावर 2। ये कंडक्टेंस के डायमेंशन आ। ध्यान दीजिएगा, एक और जाना पहचाना टर्म मैं डील कर रहा हूँ, रेजिस्टिविटी। तो ये रेजिस्टिविटी क्या है हम लोग समझते हैं, है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोगों को पढ़ाया गया होगा, जैसे मान लिया जाए कि कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर हम लोगों ने देख लिया। तो किसी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है वो किन किन बातों पर डिपेंड करती है। तो एक तो आपको सिखाया गया होगा कि भाई कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है वो लेंथ पर डिपेंड करती है, और दूसरा आपको सिखाया गया होगा कि इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करती है ना। तो रेजिस्टिविटी की टर्मिनोलॉजी यहीं से हमारी डील हो रही है। तो अगर मैं लिखता हूँ तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड कर रही है? डिपेंड्स ऑन, आपने 10th क्लास में पढ़ा था, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और दूसरा पॉइंट आपने पढ़ा था रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। जब इन दोनों प्रोपोर्शनैलिटी को कंबाइन करते हैं तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू L/A हो जाएगा, और रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू L/A। इतना हम लोग लिखते थे, याद आया कुछ? आप बोलोगे हाँ कुछ कुछ तो याद आ रहा है। अब अगर मैं इसे हटाऊं और आगे लिखूं तो यहाँ पर ये जो साइन है ना, इस साइन को हम लोग रो पढ़ते हैं, ग्रीक अल्फ़ाबेट है। रो इज़ अ कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को ही किस नाम से जाना जाता है? रेजिस्टिविटी के नाम से जाना जाता है, जिसकी डायमेंशन आपको निकालनी है। तो अब आप तो जान चुके हैं, सिंस रो इंटू L/A ये किसके इक्वल है? रेजिस्टेंस के। अगर रो लिखिएगा तो रो इज़ इक्वल टू R इंटू A/L आ जाएगा। तो चलिए हम लोगों ने रो के लिए भी लिख दिया R इंटू A/L, ये आ गए। अब अगर रो की SI यूनिट की बात कीजिएगा तो बताइए, तो इसकी SI यूनिट क्या आएगी? रेजिस्टेंस का क्या होता है? ओम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर है, मीटर से मीटर हटा दीजिए। तो अगर मैं यूनिट की बात करूंगा तो इसकी यूनिट कितनी मिल गई? ओम मीटर मिल गई। और अगर डायमेंशन के हिसाब से मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, इसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी? तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन कितनी है ज़रा आप यहाँ से देखिए। तो मैंने लिखा था ना, रेजिस्टेंस की डायमेंशन है ml² t-3a-2। तो आप यहाँ से लिख दीजिए ml² t-3a-2, ये रेजिस्टेंस हो गया। तो यहाँ से देख लो, ओम की जगह पर हमने रेजिस्टेंस का डायमेंशन लिख दिया और मीटर की जगह पे लेंथ का डायमेंशन लिख दो, हो गया। तो यही आपका रेजिस्टिविटी का डायमेंशन हमारा सेट कर गया। कितना आसान है। अब यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो बता दो तो रेजिस्टिविटी की डायमेंशन कितनी आ जाएगी? L² को L से अगर आपने कर दिया तो ये L पर पावर 3 ना हो जाएगा। तो ml पर पावर 3, t पर पावर -3, a पर पावर -2, ये हमारा रेजिस्टिविटी हो गया। चलिए एक लास्ट चीज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट में उसको डील कर। दिख रहा है आप सभी लोगों को क्या लिखा मैंने? कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होता है? बहुत ही आसान से शब्दों में आप लिख सकते हो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी की ये रेसिप्रोकल है। अगर मैं रेजिस्टिविटी को रो से दिखा रहा हूँ, कंडक्टिविटी हमारा सिग्मा से दिखाया जाएगा। ये साइन आपका सिग्मा पढ़ा जाता है, और सिग्मा से हम लोग क्या दिखाते हैं? कंडक्टिविटी दिखाते हैं। ओके, ये साइन हमारा क्या पढ़ा जाता है? रो पढ़ा जाता है, और रो से हम लोग किस चीज़ को दिखाते हैं? रेजिस्टिविटी को दिखाते हैं। और डेफिनेशन ये है कि सिग्मा जो है वो रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये लिखकर दे दिया है ना। तो अब यहाँ से अगर मैं इसके यूनिट की बात करूँगा तो बताना, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। ओम मीटर जैसे ही अप्लाई करोगे ये कितना आ जाएगा? ओम पर पावर -1, मीटर पर पावर -1।
ओम को आप क्या लिखते हो, MHO भी लिखते हो ना, ये MHO हो गया और मीटर पर पावर -1 हो गया, नहीं तो ये साइमन हो जाएगा और मीटर पर पावर -1 हो जाएगा, ये इसकी यूनिट हो गई। और बात अगर डायमेंशन की करेंगे तो डायमेंशन के लिए बस रेसिप्रोकल में लेकर चले जाइए। ये बताइए रेजिस्टिविटी की डायमेंशन क्या है, mL⁻3 T⁻⁻3, तो आपका ये आ जाएगा m⁻⁻1 L⁻⁻3 T⁻3 A⁻2। ये हमारा कंडक्टिविटी के लिए डायमेंशनल फार्मूला आ गया। कितनी आसानी से आ गया, डेट्स दी कंडक्टिविटी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं और वो कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, इस पर हम लोग बात करेंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा ये है क्या, जैसे ये आपका जो एरो से दिखाया गया है ये फील्ड को रिप्रेजेंट किया गया है फील्ड लाइंस के टर्म में, है ना। तो ये हमारा बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसको मैंने ई से दिखा दिया। और ये जो ब्लू से दिखाया है मैंने, रिप्रेजेंटेशन की है, ये हमारा एरिया है, ये एरिया ऑफ सरफेस से दिखा दिया। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है मैं आपको बता दूं, ये होता है टोटल नंबर ऑफ, या छोड़िए हटाइए इस डेफिनेशन को, है ना। हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं। आप देखिए तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी दिख रही है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है ई अमाउंट में, और कितने एरिया से पास कर रही है, ए एरिया से। बस ये जो फ्लक्स है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का कॉम्बिनेशन ही होता है। तो अगर हम लोग नॉर्मली इस फिगर के हिसाब से बात करेंगे ना, तो इस फिगर के हिसाब से अगर आप देख रहे होंगे तो आप यही ना देख रहे हैं इस फिगर में, फील्ड लाइंस क्रॉसेस थ्रू गिवन एरिया नॉर्मली। बहुत ही आसान से लैंग्वेज में हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की ही कॉम्बिनेशन से फ्लक्स दिखता है हम लोगों को। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूँगा तो ध्यान से समझिएगा, फ्लक्स को हम लोग फाई से दिखाते हैं। तो ये जो साइन है, ये साइन आप जानते हो ग्रीक अल्फ़ाबेट फाई है, और फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक्सप्रेशन आ गया। ओके, तो चलिए अब यहाँ से देख लेते हैं कि इसको किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। मान लीजिए कि फ्लक्स की अगर आपको ऐसा यूनिट लिखनी हुई तो बताइए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी यूनिट कितनी आ जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ गया। और अगर मेरे को फ्लक्स का डायमेंशन लिखना है कि फ्लक्स का डायमेंशन क्या होगा, तो बताइए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करता हूँ, ई की बात करता हूँ, तो इस ई का डायमेंशन क्या हो जाएगा, है ना। तो ई के डायमेंशन के लिए अगर मैं बात करूँगा तो बताइए, ई का डायमेंशन हम लोगों ने कहीं ना कहीं निकाला था, आपको याद होगा, मैं रफली निकाल देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज था। ये बताइए, तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया, mL⁻2, और चार्ज का डायमेंशन AT हो गया। तो ये mL⁻3 A पर पावर -1 आ जाएगा, है ना। कितना आसान है। तो आप यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन क्या लिखिएगा, mL⁻3 A-1, mL⁻3 A-1। चार्ज को एरिया से मल्टीप्लाई करना है, एरिया का डायमेंशन L² लिख दीजिए। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्लक्स का जो डायमेंशन आ जाएगा वो mL⁻3 T⁻⁻3 A⁻⁻1, ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला आ सकता है ना, पक्का। चलिए आगे, चलिए ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर हम लोग बढ़ रहे हैं। कंसेप्ट है आपकी मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। देखिए, अगर हम लोग पहले वाले फिगर की बात करते हैं तो पहले वाले फिगर में एक बार मैग्नेट दिखाया गया। यहाँ पर बार मैग्नेट के सराउंडिंग में आप ब्लू डॉट से जा रहे हैं ना, ये ब्लू डॉट बार मैग्नेट का सराउंडिंग है। तो सराउंडिंग के अंदर की रीजन को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो ये अंदर वाली रीजन मैग्नेटिक फील्ड हो गई। और यहाँ पर आपका करंट कैरिंग वायर है। आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड या तो कोई मैग्नेट प्रोड्यूस करता है या करंट की वजह कर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो ये एक वायर हो गया
और इस वायर से आई करंट फ्लो हो रही है, तो इस वायर के सराउंडिंग में भी एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। उस सराउंडिंग को भी हमने ब्लू कलर के सिलेंड्रिकल रीजन से दिखाया है। तो मतलब अगर मैं इस रीजन की बात करूँगा तो यहाँ पर ये अंदर वाली रीजन जो होगी, ये अंदर वाली रीजन स्पेशली हमारी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर की रीजन है ना, मैग्नेटिक फील्ड वाली रीजन है। और इस बाउंड्री लाइन के बाहर की जो रीजन है, चाहे आप मैग्नेट के केस में बात कर लीजिए, तो मैग्नेट के केस में आपको बाउंड्री के बाहर ये वाली रीजन दिख रही है, तो ये रीजन हमारी इन्फिनिटी कहलाएगी। और यहाँ आप इस वायर के केस में अगर बात कर लेंगे तो इस वायर में बाउंड्री के बाहर की रीजन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पर ये रीजन हमारी इन्फिनिटी कहलाएगी। देखो बेसिक फंडा तो यही है हमारे पास डील करने का, है ना। हम लोगों को मेन थीम पर आना है, इसके डायमेंशन पर आना है। तो ये तो पता चल गया कि किसी मैग्नेट का सराउंडिंग हो या किसी करंट कैरिंग वायर का सराउंडिंग हो, इस सराउंडिंग को ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, जहाँ तक उसका मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस डोमिनेट करता है, ठीक है। और सराउंडिंग के बाहर अगर बात करोगे तो इसका जो इन्फ्लुएंस होगा, ये इन्फ्लुएंस बहुत ही कमज़ोर होता है। तो यहाँ पर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उस मैग्नेटिक सब्सटेंस पर ज़ीरो फोर्स लगता है, ठीक है। अब बेसिकली इस फोर्स का डिटर्मिनेशन हम लोग किसकी मदद से करते हैं, तो इस फोर्स का डिटर्मिनेशन हम लोग एक मैग्नेटिक नीडल की मदद से करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक मैग्नेटिक नीडल ले लिया, इसका भी नॉर्थ और साउथ दिखा दिया। तो अगर इस नीडल को आप रखिएगा और मैग्नेट के आसपास रखने पर इस नीडल के नॉर्थ और साउथ में घुमाव होगा, डिफ्लेक्शन होगा, तो आप कह सकते हैं कि किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है। और अगर इस नीडल में किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आप कह सकते हैं कि ये नीडल मैग्नेटिक फील्ड के बाहर के रीजन में रखी हुई है। सिंपल। तो आपका दोनों सिचुएशन में मैंने मैग्नेटिक फील्ड को दिखा दिया है। अब मैग्नेटिक फील्ड की मेजरमेंट हम लोग जिस फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में करते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं अपनी बात को, मैग्नेटिक फील्ड का मेजरमेंट जिस फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में करते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के नाम से जाना जाता है। चलिए समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की डायमेंशन कैसे निकाली जाए, है ना। देखिए समझिएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहता हूँ। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ाया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में आपको मैंने क्या सिखाया था, मैं एक बार आपको बताऊं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में आपने देखा था कि यहाँ पर कोई मेन चार्ज था, डेट इज सोर्स चार्ज था, और सोर्स चार्ज के ही फील्ड में एक चार्ज क्यू रखा हुआ था। तो इस क्यू चार्ज पर एफ फोर्स लगा था, है ना। तो आपने ये देखा था कि क्यू चार्ज पर एफ फोर्स लगा था, तो यूनिट चार्ज पर कितनी फोर्स लगी थी, एफ बाई क्यू। इसी एफ बाई क्यू को आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह रहे थे। तो जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का काम होता है, वही मैग्नेटिक बिहेवियर में मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का काम होता है। और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को हम लोग बी से दिखाते हैं। 10th क्लास में ये बहुत यूज़ हुआ होगा, मैग्नेटिक फील्ड बी, है ना। तो ये बात समझ में आ गई कि एफ बाई क्यू जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए है, सेम डेफिनेशन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के लिए होल्ड करेगा। यहाँ पर क्या है, आप ये एम नॉट देख रहे हो, तो ये जो एम नॉट है हमारा, ये आइसोलेटेड पोल है, आइसोलेटेड पोल। अब ये आइसोलेटेड पोल का काम क्या है, तो जो काम यहाँ पर टेस्ट चार्ज का था, याद करने की कोशिश कीजिए, टेस्ट चार्ज का जो काम था वही काम यहाँ पर आइसोलेटेड पोल का है। क्योंकि जब आप इंटेंसिटी डील कर रहे थे तो इंटेंसिटी में फोर्स आप किस पर निकाल रहे थे, टेस्ट चार्ज पर निकाल रहे थे। ठीक इसी तरह से जब मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन डील करेंगे ना, तो जो फोर्स हम लोग निकालेंगे वहाँ पर फोर्स किस पर एक्सपीरियंस कराएंगे, आइसोलेटेड पोल पर एक्सपीरियंस कराएंगे। यही चीज़ मैंने लिखी है। तो डेफिनेशन हमारा हो गया, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट आइसोलेटेड पोल प्लेस्ड एट एनी पॉइंट इन गिवन मैग्नेटिक फील्ड। पक्का भूलेंगे तो नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं पहले इस रफ वर्क को मिटा देता हूँ। चलिए बैक टू दी पॉइंट आते हैं। ये बताइए तो यहाँ पर आइसोलेटेड पोल किस वैल्यू का है, एम नॉट वैल्यू का है। तो एम नॉट पोल जो है वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, experiences a force of F।
एफ वैल्यू का ये एम नॉट पोल एक्सपीरियंस कर रहा है। तो अगर मैं इस पोल की वैल्यू को ही यूनिट बना दूं तो बताइए, तो यूनिट वैल्यू से अब ये कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एफ बाई एम नॉट। इसे ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कहते हैं, बी। और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का फॉर्मूला निकल गया बी इज इक्वल टू एफ बाई एम नॉट। मेरे ख्याल से दिख रहा होगा सभी लोगों को। अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को आगे अगर लिखना होगा तो ये आपका, अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूँगा तो इसकी एसआई यूनिट होती है टेस्ला, जो थोड़े देर पहले अभी मैंने लिखा था, परमीएबिलिटी समझाया था, तो याद है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का ही यूनिट हो गया टेस्ला हमारा। अगर इसके दूसरे यूनिट की बात करेंगे तो क्या इसकी और यूनिट नहीं हो सकती है। अगर मैं एसआई यूनिट की ही बात करूँगा तो एसआई में बताओ तो फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ तो दूसरी यूनिट हमारी इसकी जगह पर क्या यूज़ की जाएगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और ये आपका पोल है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा एम नॉट की, तो एम नॉट आपका पोल स्ट्रेंथ कहलाता है। और पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है, तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट होती है एम्पियर मीटर। तो अब बताइए, तो न्यूटन हो गया और ये डिवाइड में है किसके साथ, एम्पियर मीटर के साथ। जिसे अगर आप फाइनली लिखना चाहते हैं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। ये भी आपका मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का एसआई यूनिट है। तो इसको आप टेस्ला में दिखाइए या न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर में दिखाइए, बात एक है। अब आते हैं हम लोग डायमेंशन की बात कर लेते हैं कि इसके डायमेंशनल फार्मूले को कैसे पता किया जाएगा। तो ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी का डायमेंशन कैसे पता करेंगे आप बताना। तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ बाई एम नॉट आ गया। ओके, तो बी की डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू। और एम नॉट क्या है, पोल है ना, मैग्नेटिक पोल का डायमेंशन क्या होता है, ए एल होता है। तो इस तरह से अगर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की डायमेंशन की बात करेंगे तो एल से एल कैंसिल कर दीजिए, ये m इंटू टी पर पावर -2 a पर पावर -1 आ जाएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की भी डायमेंशन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों को दिख गया मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के रिगार्डिंग। चलिए, अब नया क्या है सीखने के लिए, अब 2 या 3 टॉपिक और बची हुई है, फिर लेक्चर को कंक्लूड किया जाए। देखिए, इसी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को हम लोग दूसरे तरीके से भी पता कर सकते हैं, और ये फार्मूला आपने 10th में पढ़ा होगा। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड में जो कंडक्टर पर फोर्स लगता है, इस फोर्स का फार्मूला आपने पढ़ा होगा BIL। ये क्लास 10th में आपको दिखाया गया होगा इस फार्मूले को, ठीक है। अब इस फार्मूले से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लिखिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू एफ बाई आई एल लिखिएगा, चलिए बहुत अच्छी बात। और मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायमेंशन लिखिएगा तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, है ना। करंट की डायमेंशन क्या होती है, ए। और लेंथ की डायमेंशन एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। तो बता दीजिए मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन कितना आ गया, एम टी -2 a पर पावर -1। आपको फिजिक्स में जहाँ से फार्मूला याद है, अगर आपको लगता है कि वो फार्मूला काम कर जाएगा डायमेंशन निकालने में, तो आप उस फार्मूले को अप्लाई कर देना, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए, थोड़े देर पहले आपको मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो उसको मैंने फाई से दिखाया था फ्लक्स को, और मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। कुछ ऐसा ही हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ भी चलता है। तो हम लोग ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाएंगे, सीधे अगर मैग्नेटिक फ्लक्स देना है तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई से इसे दिखा दीजिए, और फाई इज इक्वल टू आप लिख दीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड को जब आप एरिया से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। तो बस इतना ही आपको डिफरेंस याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया से मल्टीप्लाई होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड एरिया से मल्टीप्लाई होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। अब अगर मैं इसके एसआई यूनिट की बात करता हूँ तो यहाँ से इसकी जो एसआई यूनिट होती है ना, वो होती है वेबर, WB। ओके, तो अब ज़रा ध्यान दो,
क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोगों ने लिखा मैग्नेटिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा इसकी यूनिट के टर्म में अगर बात करते हैं तो यूनिट के टर्म में बी इंटू एरिया से वेबर मिलता है ना। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट की बात करूँगा तो ये वेबर बाई ये एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो बताइए, तो मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट और क्या मिल सकती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर मिल सकती है। तो आपका एक और फॉर्मूला पता चला, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन डेट इज बी। इसकी एक एसआई यूनिट हो गई वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो मैं बता दूं क्या क्या यूनिट इसकी हो गई, बताइए। पहली यूनिट तो आपने क्या पढ़ ली, टेस्ला, टेस्ला कैपिटल टी। दूसरी यूनिट आपने क्या सीखी, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। और तीसरी यूनिट क्या आपने सीख ली, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये तीनों मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का यूनिट हो गया। खैर हमारा मेन टॉपिक है फ्लक्स का, तो चलिए बढ़ते हैं फ्लक्स के डायमेंशन की तरफ, है ना। तो अगर मैं डायमेंशन के नज़रिए से बात करूँगा, डायमेंशन के नज़रिए से, तो बताइए मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया है। और डायमेंशन के हिसाब से आइए, मैग्नेटिक फील्ड आप देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या लाया है मैंने यहाँ पर, येलो वाली लिखावट देखिए, mt-2 a-1 है। तो आप यहाँ से रख दीजिए मैग्नेटिक फील्ड mt-2 a-1, और यहाँ पर ये ए एरिया है, तो ये ए एरिया हो गया लेंथ का स्क्वायर, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ये बी आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और इसी फॉर्मूले में यहाँ पर ये जो ए है वो एरिया के लिए है, ओके। अब अगर मैं फ्लक्स को फाइनल करूँगा तो फ्लक्स की डायमेंशन क्या आएगी, ml² t-2 a-1। ये मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों ने सीख लिया होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। देखिए कितनी डायमेंशन हम लोगों ने सीख ली। देखिए अब यहाँ से देखिए तो एक और टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इंडक्टेंस। ये इंडक्टेंस क्या है, तो हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था 10th क्लास में, आप याद कीजिएगा। उस टॉपिक को हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टर्म से पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 10th क्लास में हल्का सा जिक्र था, है ना। तो इसमें आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने देखा होगा कि जब मैग्नेटिक फील्ड बदला जाता है तो इंड्यूस्ड करंट डेवलप होता है। इस टाइप की कहानी 10th क्लास में थी। थोड़ा सा रिवीजन कर सकते हैं आप, कि जैसे मान लिया जाए कि अगर हम लोग एक कॉइल ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये कॉइल हम लोगों ने कुछ इस तरह से कंसीडर कर लिया, ये कॉइल हो गया। अब इस कॉइल में हमने करंट भेजा, तो ये करंट भेजा, तो ये करंट हमारा कांस्टेंट नहीं है, ये करंट वेरिएबल नेचर का है, ये करंट वेरिएबल नेचर का। जब ये करंट वेरिएबल नेचर का है तो देखिए तो कॉइल तो कई सर्कुलर लूप का कॉम्बिनेशन ही है ना, तो उसमें से एक सर्कुलर लूप हम लोगों ने बना दिया। करंट की वजह कर मैग्नेटिक फील्ड आता है, ये बात हम लोगों को अच्छी तरह से पता है। तो मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कुलर लूप में इस तरह से एसोसिएट हो गया, और इस सर्कुलर लूप का एरिया हो गया ए। बोलिए इतना ही ना आया, क्योंकि करंट बदल रहा है आपका, करंट लगातार चेंज हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड भी लगातार चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड करंट पर ही डिपेंड करता है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो आप कह सकते हैं कि इसका जो फ्लक्स है वो फ्लक्स भी हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल होगा, वो बदलता रहेगा। तो इट मीन्स कि जो किसी कॉइल में फ्लक्स एसोसिएट कर रहा है, ठीक है ना, वो फ्लक्स डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पर, और मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है करंट पर। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो फ्लक्स हमारा है वो डिपेंड कर जाएगा करंट पर, यही ना होने वाला है। तो अब देखिए इसी फ्लक्स और करंट का रिलेशन होगा किसी भी कॉइल के लिए। अगर हम लोग बात करते हैं फॉर एनी कॉइल, किसी भी कॉइल की अगर मैं बात करूंगा तो ये जो फ्लक्स होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, कितनी करंट कॉइल में जा रही है। और अगर यहाँ से हम लोग फ्लक्स की बात करेंगे
तो फ्लक्स इज इक्वल टू एक फॉर्मूला मिल जाता है एल आई। यहाँ पर एल जो है ना, ये एल ही एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम लोग इंडक्टेंस के नाम से जानते हैं। तो ये इंडक्टेंस ऑफ कॉइल कहलाता है, कॉइल का इंडक्टेंस हो जाएगा। बाकी अगर आप बोलोगे सर इसकी पूरी डिटेल, तो अभी तो डिटेल मैं अभी नहीं पढ़ाऊँगा, डिटेल आपको 12th क्लास में पढ़ना है। काफ़ी डिटेल में ये टॉपिक पढ़नी है क्लास 12th में, है ना। अभी फ़िलहाल याद रखो कि ये जो एल होता है ना, ये एल ही आपका इंडक्टेंस कहलाता है। अब अगर मेरे को एल से डायमेंशन निकालना है ना, तो आप जान चुके हैं सिंस एल इंटू आई इज इक्वल टू क्या आ गया, फ्लक्स आ गया। तो अगर मेरे को एल लिखना होगा तो एल इज इक्वल टू फ्लक्स बाई आई, इतना आप लिख सकते हैं। ये इंडक्टेंस के लिए हम लोगों ने लिख दिया। अब बताइए अगर आप यूनिट की बात कीजिएगा तो यहाँ से फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये ध्यान रखना। ये कौन सी फ्लक्स हो रही है, ये आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जिस फ्लक्स को हम लोग बदल रहे हैं, यहाँ पर जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है। ये चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट हो गई वेबर और करंट की यूनिट हो गई एम्पियर। तो बताइए तो ये कितना आ गया, ये वेबर पर एम्पियर आ गया। इसी वेबर पर एम्पियर को हम लोग हेनरी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हेनरी। इसे कैपिटल एच से लिखा जाता है। तो ये आपका इंडक्टेंस का एसआई यूनिट आ गया हेनरी है। बात करते हैं ना, डायमेंशन के नज़रिए से बात करेंगे। डायमेंशन क्या आ जाएगी इसकी, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, डायमेंशन कैसे निकाला जाएगा तो देखते हैं। ये बताओ फ्लक्स का डायमेंशन पता है ना। फ्लक्स का डायमेंशन हम लोगों ने क्या निकाला है यहाँ पर, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन। अभी हम लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन निकाला है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन। चलिए रखते हैं, फ्लक्स की डायमेंशन रख दीजिए एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन डिवाइडेड बाई करंट की डायमेंशन क्या होती है, ए होती है। इस तरह से अगर मैं सेल्फ इंडक्शन के डायमेंशन की बात करूँगा, इंडक्टेंस के डायमेंशन की बात करूँगा, तो इंडक्टेंस का डायमेंशन क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए पर पावर माइनस टू, यही ना आ जाएगा इंडक्टेंस का डायमेंशन। आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को। बहुत ही स्टेप वाइज मैनर में मैंने समझाने का कोशिश किया है। तो आप देखिए कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने देख ली। मैग्नेटिक फ्लक्स, फिर उसके बाद फ्लक्स के जस्ट बाद हम लोगों ने इंडक्टेंस देख लिया है ना। तो ये रहा आज का लेक्चर। तो देखिए आज के लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोग डायमेंशन में बार बार यूज़ करते हैं और उनसे क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे फिज़िकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूले को मैंने सिखा दिया है। आप इस बात को लेकर बिल्कुल ही परेशान मत होना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स को इतने अच्छे तरीके से हमने नहीं सीखा। घबराने की कोई बात नहीं है। जब आप 12th क्लास में जाइएगा तो 12th क्लास में आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स को बहुत ही अच्छी तरह से सिखाया जाएगा। उसके लिए परेशान हम लोगों को बिल्कुल ही नहीं होना है, ठीक है। अभी आप ये सीख गए ना भाई कि डायमेंशन किस तरह से निकालते हैं, काफ़ी है। कम से कम वो पूरा एक इमेज तो मिल गया हम लोगों को कि डायमेंशन कैसे निकाला जा रहा है। अब इसी पर आप प्रैक्टिस करते रहिएगा तो सारी चीज़ें आपको कंफर्म हो जाएंगी। तो बताइए, तो डायमेंशन का 3 लेक्चर हुआ और इस 3 लेक्चर में काफ़ी कुछ आपने सीख लिया। एक लेक्चर और मैं डायमेंशन का करूँगा, उस लेक्चर में मैं थोड़ा सा फोटोमेट्री में जो चीज़ें यूज़ होता है ना उसको मैं बता दूँगा। प्लैंक्स कांस्टेंट भी उसी वाले लेक्चर में अब मैं बताता हूँ, ठीक है। उस लेक्चर में आ जाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन जो डायमेंशन के हैं ना, वो क्वेश्चन उस लेक्चर में हम लोग डील कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, आप लोग जुड़े रहे और काफ़ी पेशेंस के साथ लेक्चर देखा तो बहुत ही अच्छा लगा और आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में भी आया होगा। एक तरह से आप लोगों का रिवीजन भी हो गया होगा। अगर ऑलरेडी आपने पढ़ा है तो आपका रिवीजन भी हो गया होगा। लेक्चर देखने के टाइम में आप स्पीड थोड़ा बढ़ा कर रखते,
रखिएगा, है ना, क्योंकि लिखने के वक्त में ऑब्वियस है कि स्पीड इंसान की कम हो जाती है। तो आप जब भी लेक्चर देखें तो कोशिश करें कि 1.5 या 1.25 जो स्पीड आप एडजस्ट कर सकते हैं उस स्पीड में देख लीजिए। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर जब मैं बनाऊंगा तो टिल देन गुड बाय, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।